नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। टॉमस हार्डी का नॉवल है, हमारे यहाँ 5th सेमेस्टर में है। इस पर जो क्वेश्चंस कई तरीके से आते हैं। करीब एक बार आया था क्वेश्चन के अकाउंट फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टॉमस हार्डीज नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, या फिर राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो नॉवल के बारे में अगर पूछा जाए, आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए घुमा फिरा के, तो आपको एक तरीके से क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है, बताना है इसकी थीम क्या है, स्टोरी क्या है, कैरेक्टराइजेशन किस तरीके का है, टाइटल कहाँ से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए आप एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे। अगर इसकी समरी की बात की जाए तो बहुत शॉर्ट में 2 सेंटेंसेस में आप इसकी समरी ये कह सकते हैं कि ये जो नॉवल है एक हीरोइन बाथशीबा एवर्डेन, उसके इर्द गिर्द घूमता है। मेन कैरेक्टर बाथशीबा ही है इस नॉवल की। पहले भी एक वीडियो में शायद अपलोड कर चुकी हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का इस नॉवल पर। तो बाथशीबा एवर्डेन के इसमें 3 आशिक हैं, ट्रॉय है, बोल्डवुड है और ओक है। ट्रॉय से वो शादी करती है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ट्रॉय गायब हो जाता है। तो बोल्डवुड को लगता है कि भाई अब उसका चांस है। तो वो मतलब उम्मीद में होता है कि अब उसे मिलने वाली है। लेकिन तभी ट्रॉय वापस आ जाता है और वो उसे खासा गुस्सा आता है बोल्डवुड को कि अच्छा खासा मुझे मिलने वाली थी बाथशीबा और ये आधम का। तो वो उसका मर्डर कर देता है ट्रॉय का, बोल्डवुड, और वो जेल चला जाता है और बाथशीबा ओक को मिलती है। तो स्टोरी तो काफ़ी लंबी है, आपको ये भी याद रखना है 57 चैप्टर्स हैं, काफ़ी वॉल्यूमिनस है ये नॉवल। कभी वक्त मिलेगा तो पूरा पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप अपने एग्ज़ाम्स के हिसाब से क्वेश्चंस देख लीजिए। बाथशीबा का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी। अभी इस वीडियो में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए। सबसे पहले, हार्डी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नॉवेल्स, यानी हार्डी एक महानतम विक्टोरियन नॉवलिस्ट्स में से है, उपन्यासकारों में से एक है। इन हार्डीज नॉवेल्स फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, यानी हार्डी के जो उपन्यास हैं उसमें फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पढ़ते वक्त मैं 1-2 शब्द कुछ गड़बड़ पढ़ जाऊं तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर हो रही हैं धीरे धीरे। The opening chapters of Far From the Madding Crowd were published anonymously in Cornhill's magazine for January 1874। तो जनवरी 1874 के इश्यू के लिए कॉर्नहिल मैगजीन, ये याद रखिएगा, कॉर्नहिल मैगजीन में ये ओपनिंग चैप्टर्स पब्लिश किए गए थे एनोनिमसली, माने अनाम, यानी टॉमस हार्डी ने अपने नाम से पब्लिश नहीं किए थे, एनोनिमसली पब्लिश किए थे बिना अपना नाम बताए। और किस मैगजीन में? कॉर्नहिल मैगजीन में। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। द जनवरी इश्यू ऑफ द मैगजीन वॉज ऑन द बुक स्टॉल्स इन लेट दिसंबर 1873। तो आपको मालूम है कि ये मैगजीन्स के इश्यूज़ 1 महीने पहले आ जाते हैं। तो जनवरी 1874 वाला जो इश्यू था वो दिसंबर 1873 में ही बुक स्टॉल्स पर आ गया था, जो किताबों की दुकानें होती हैं उन पे आ गया था। हार्डी वॉज सरप्राइज टू सी हिज ओन स्टोरी इंक्लूडेड विद सो मच इम्पोर्टेंस। तो हार्डी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने तो ऐसे ही दे दी थी अपनी कहानी, लेकिन ये इतनी महत्व दिया गया उसकी कहानी को, इतने अच्छे से पब्लिश की गई मैगजीन में कि उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। इट वॉज प्लेस्ड एट द फ्रंट ऑफ द मैगजीन विद इलस्ट्रेशन बाय हेलेन पीटरसन। तो हेलेन पीटरसन के इलस्ट्रेशन के साथ, यानी उसमें फ़ोटो लगाई गई थी, उनकी ड्राइंग थी, और उसके साथ फ्रंट पेज पे मैगजीन के पे इसको रखा गया था। द रिव्यूअर इन द स्पेक्टेटर डिक्लेयर्ड द स्टोरी वॉज रिटन आइदर बाय जॉर्ज एलियट और आइदर बाय अ न्यू लाइट एमंग द नॉवलिस्ट। तो स्पेक्टेटर में इसका रिव्यू आया था और रिव्यूअर ने ये लिखा था, क्योंकि नाम तो दे नहीं रखा था, एनोनिमसली छपवाई थी, कि भैया ये या तो जॉर्ज एलियट ने लिखा है या फिर ये किसी और नई लाइट, यानी किसी नए नॉवलिस्ट ने लिखा है। जॉर्ज एलियट से आप परिचित होंगे, इसका मिडिल मार्च बहुत फेमस है। व्हेन इट वाज पब्लिश्ड एज अ, अच्छा जॉर्ज एलियट फीमेल है, ये भी याद रखिएगा।
नाम देखने में मेल जैसा लगता है, पुरुष जैसा, लेकिन जॉर्ज एलियट एक फीमेल ऑथर है और उसका मिडिल मार्च बहुत फेमस है। व्हेन इट वाज पब्लिश्ड एज अ कंप्लीट नॉवल इट वेंट थ्रू 7 एडिशंस इन 1874 एलोन। तो जब कंप्लीट उपन्यास के फॉर्म में इसको प्रकाशित किया गया तो 1874 में ही इसके 7 प्रकाशन निकाले गए। द फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ द नॉवल फोर्स्ड हार्डी टू गिव अप हिज कैरियर एज एन आर्किटेक्ट इन ऑर्डर टू बिकम अ फुल टाइम राइटर। तो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ हार्डी इस नॉवल को लिखकर कि उसने अपना जो आर्किटेक्ट का काम था वो छोड़ दिया और फुल टाइम राइटर बन गया, पूर्णकालिक लेखक बन गया। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड अ टर्निंग पॉइंट। तो ये जो उपन्यास है हार्डी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, एक ज़बरदस्त मोड़ साबित हुआ। द नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन हार्डीज लाइफ। तो हार्डी की ज़िंदगी में ये एक ज़बरदस्त मोड़ साबित हुआ। फॉर इट एस्टेब्लिश्ड हिम एज अ नॉवलिस्ट, क्योंकि इस उपन्यास ने एक उपन्यासकार के तौर पर उसे स्थापित किया। ब्रॉट हिम प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए समृद्धि लेकर आया ये उपन्यास। एनफ टू बिकम अ फुल टाइम राइटर, और इतनी समृद्धि लेकर आया कि वो बाकी सारे काम धंधे उसने छोड़ दिए और सिर्फ लेखक बन गया। एंड मैरी एम्मा लेविनिया जिफोर्ड, और उसने फिर शादी भी कर ली इन मोहतरमा से। बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फ्रॉम द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी साहित्यिक दृष्टिकोण से, इज़ द यूज़ ऑफ द टर्म वेसेक्स। तो वेसेक्स शब्द का यूज़ है, वेसेक्स नॉवेल्स कहलाते हैं हार्डी के नॉवेल्स, यानी वो जगह जहाँ पर ये नॉवेल्स सेट हैं। दैट हार्डी यूजेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन चैप्टर 50 ऑफ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो 50वें चैप्टर में ये पहली बार इन्होंने यूज़ किया है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के, और मैंने बताया आपको 57 चैप्टर्स हैं टोटल, याद रखिएगा। लेटर ऑन इट बिकम्स एन इंसेपरेबल मार्क अटैच्ड टू हार्डी एंड हिज नॉवेल्स। तो बाद में ये एक पहचान बन जाता है हार्डी का। हार्डी के उपन्यासों को वेसेक्स नॉवेल्स कहा जाता है, और उस पर क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में कि हार्डी एज अ रीजनल नॉवलिस्ट जब क्वेश्चन आता है तब आपको वहाँ डिस्कस करना होता है कि हार्डी ने अपने उपन्यासों में वेसेक्स नामक जगह को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इस पर भी हम देखते हैं, एक वीडियो बनाएंगे। फिर है टाइटल, यानी इस उपन्यास का शीर्षक। तो जो शीर्षक है वो हमको एक याद दिलाता है। The title of the novel reminds a few lines of Gray's immortal elegy written in a country churchyard। ये ज़बरदस्त एलेजी है और आपने पढ़ी होगी। मैंने इस पर 2 वीडियो अपलोड किए थे, एक हिंदी में इसको एक्सप्लेन किया था और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया था। इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो ये जो एलेजी है वहाँ कुछ लाइंस आती हैं और उनकी याद दिलाता है ये टाइटल। तो एक लाइन है वहाँ पर, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ देयर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे। तो फार माने अलग, दूर, फ्रॉम द मैडिंग क्राउड यानी पागल बनाने वाली भीड़, और उसका इग्नोबल माने अज्ञानता से भरा हुआ, स्ट्राइफ माने संघर्ष, यानी ये जो इंसानों की भीड़ है वो एक संघर्ष करती रहती है जो अज्ञानता से भरा हुआ है, यानी हर वक्त पैसे के कमाने की होड़ मची रहती है, इसका गला काट उसका गला काट, मतलब लिटरली गला नहीं काटना, लेकिन आप दूसरे को लूटते हैं, खसोटते हैं, दूसरे को नीचे गिरा के खुद ऊपर उठते हैं, तो वो गला काट प्रतियोगिता कहलाती है। कट थ्रोट कंपटीशन इस दुनिया में चल रहा है। तो उस संघर्ष से दूर, देयर सोबर विशेस, उनकी गंभीर इच्छाएं, उनकी सरल इच्छाएं, सीधी सादी इच्छाएं, किनकी? पुअर फार्मर्स की, जो गांव के गरीब किसान हैं, उनकी इच्छाएं, नेवर लर्न, उनकी इच्छाओं ने कभी नहीं सीखा, टू स्ट्रे माने अपने पथ से भटकना, यानी सीधे साधे लोग थे। तो वहाँ से ये लाइंस मतलब सजेस्ट करती हैं उसको। इट सजेस्ट द पेस्टोरल नेचर ऑफ द नॉवल। तो ये जो लाइंस हैं या फिर इसका जो टाइटल है वो ऐसा दिखाता है कि जो उपन्यास है वो पेस्टोरल है, यानी ग्रामीण अंचल से संबंधित है। इसमें शहर की लाइफ नहीं है बल्कि गांव की लाइफ दिखाई गई है। विच हैज़ इट्स सेटिंग एमंग द हिल्स एंड वैलीज ऑफ साउथ
वेसेक्स इन डोरसेट। यानी इस उपन्यास की जो सेटिंग है पहाड़ियों के बीच, घाटियों के बीच, जो कि डोरसेट के साउथ वेसेक्स में है। हार्डीज बर्थ प्लेस, जो हार्डी का जन्म स्थान भी है। दोज हु विजिटेड द विलेज, तो आफ्टर रीडिंग द नॉवल, ये उपन्यास जब लोगों ने पढ़ा तो उस गांव को देखने गए कि जहां का ये डिस्क्रिप्शन है, जरा जाकर देखें इस गांव को। कुड आइडेंटिफाई अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, तो उन्होंने बहुत सारी इमारतें देखी और उनकी पहचान की कि उपन्यास में इनका जिक्र है। दैट माइट हैव सर्व्ड एज मॉडल्स फॉर वेदरबरी फार्म, बोल्डवुड्स फार्म एंड गैब्रियल ओक्स कॉटेज। तो ये जो जगहें हैं जो कि इस उपन्यास में आई हैं, उनको लोगों ने जाकर पहचाना। ये बोल्डवुड वही है जो ट्रॉय का मर्डर कर देता है ना, और जेल चला जाता है। और ये गैब्रियल ओक वो है जिससे शादी होती है बाथशेबा की लास्ट में। फिर देखिए थीम, नेक्स्ट हेडिंग, द नॉवल अटेम्प्ट्स एट द रेस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल रूरल वैल्यूज़। तो ये उपन्यास कोशिश करता है कि जो परंपरागत ग्रामीण मूल्य हैं उनकी पुनर्स्थापना की जाए। इन द नॉवल हार्डी पुट्स स्ट्रेस ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस। तो इस उपन्यास में हार्डी इस बात पर जोर देता है कि जो ग्रामीण खेती से संबंधित व्यवसाय हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। इन द नॉवल हार्डी शोज हाउ गैब्रियल सफर्स फ्रॉम द लॉस ऑफ शीप। तो यहाँ हार्डी दिखाता है कि गैब्रियल को कैसे कष्ट हुआ जब उसने अपनी भेड़ों को खो दिया। एंड बिकम्स अ पुअर मैन, और गरीब इंसान हो गया वो। द वुडबरी हिल हैड बीन फेमस फॉर शीप। ये वुडबरी हिल बहुत प्रसिद्ध थी भेड़ों के लिए सिंस द मिडिल एजेस, मध्य युग से ही। अ शीप फेयर वॉज हेल्ड एवरी ईयर हियर। यहाँ हर साल भेड़ों का मेला लगा करता था। बट इन 1880s हार्डी विजिटेड द प्लेस, लेकिन 1880 के दशक में हार्डी वहाँ गया। ही वॉज शॉक्ड टू सी, और उसे ये देखकर झटका लगा। द एग्रीकल्चरल कोलैप्स हैड रुइंड ऑल, कि वहाँ पर खेती का विनाश हो चुका था और सब कुछ बर्बाद हो चुका था। देयर वॉज नो फेयर, वहाँ अब कोई भेड़ों का मेला नहीं लगता था। स्टारवेशन हैड फोर्स्ड पीपल, भूखमरी ने लोगों को मजबूर कर दिया था। टू वर्क ऑन वेजेस, यानी मजदूरी पर काम करने के लिए। इन टाउन्स एंड सिटीज़, कस्बों में और शहरों में। मतलब कुछ कुछ ऐसा है जैसा 2 बीघा ज़मीन है, एक बलराज साहनी की बहुत अच्छी फिल्म है। तो किसानों की जो ज़मीनें हैं वो बर्बाद हो गई हैं और वो शहरों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। हार्डीज नॉवेल्स टेस एंड द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज एक्सटेंड दिस थीम। तो हार्डी के जो उपन्यास हैं टेस और मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ये भी इसी थीम को आगे बढ़ाते हैं। एक्शन, यानी कि जो स्टोरी है इस नॉवल में जो एक्शन होता है, तो वो मैंने आपको एक समरी बताई थी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है। द एक्शन इज़ वेरी सिंपल विदाउट मच कॉम्प्लिकेशन। तो इस उपन्यास का जो एक्शन है वो बहुत सिंपल है, उसमें कोई जटिलता नहीं है। बाथशेबा इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर। बाथशेबा मुख्य पात्र है। शी अट्रैक्ट्स 3 लवर्स, वो 3 आशिकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गैब्रियल, बोल्डवुड एंड ट्रॉय। तो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताई थी ये तीनों की कहानी। बाथशेबा एवर्डेन इज़ अ फाइन पोर्ट्रेट ऑफ अ स्पिरिटेड यंग वुमन। तो ये एक तस्वीर है जो बाथशेबा एवर्डेन हीरोइन है इस उपन्यास की, एक ऊर्जा से भरी हुई युवती की। Who is expert in dealing with all but falls a prey to Sergeant Troy's flattery। जो बाकी सब लोगों से तो डील कर लेती है, बड़ी होशियार है, लेकिन सार्जेंट ट्रॉय की चापलूसी का शिकार हो जाती है। और सार्जेंट ट्रॉय अ विकेड आर्ट, यानी उसके अंदर चापलूसी की एक दुष्टता से भरी हुई कला है। इन विच द अदर 2 लवर्स आर वेरी वीक, और इस कला में बाकी के जो 2 आशिक हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, वो उतनी चापलूसी नहीं कर पाते, उतने अच्छे तरीके से लड़कियों को आकर्षित नहीं कर पाते अपनी। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि लड़कियां बहुत जल्दी उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं क्योंकि उनकी ज़बान इतनी मीठी होती है। लेकिन अक्सर जो मीठी ज़बान वाले ये लोग
खैर सबके बारे में मैं क्यों बोलूँ, मैं तो सार्जेंट ट्रॉय के बारे में ही बोल रही हूँ कि उसकी जबान मीठी है लेकिन वो है बहुत दुष्ट। वो शी इज़ मैरिड टू ट्रॉय, और वो ट्रॉय से शादी कर लेती है। बट सून ही गोज अवे लीविंग हर अलोन, लेकिन उसको अकेला छोड़कर जल्दी ही वो चला जाता है। ही इज सपोज टू बी डेड, ऐसा माना जाता है कि वो मर गया। बोल्डवुड ग्रोज होपफुल ऑफ गेटिंग बाथशीबा, बोल्डवुड को उम्मीद हो जाती है कि उसको बाथशीबा मिलने वाली है। हिज होपफुल ड्रीम इज जस्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू अ रियलिटी, उसका ये उम्मीदों से भरा हुआ सपना सच होने ही वाला होता है। बट ट्रॉय रीअपियर्स टू क्लीन बाथशीबा, लेकिन ट्रॉय वापस आ जाता है और बाथशीबा पर अपना दावा ठोंकता है। इन फ्यूरी, गुस्से में, बोल्डवुड किल्स ट्रॉय, बोल्डवुड ट्रॉय को मार डालता है एंड गेट्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उसके आजीवन कारावास मिलता है। ओक एंड बाथशीबा आर मैरिड, ओक और बाथशीबा की शादी हो जाती है। तो ये सिंपल एक्शन है, ये कहानी है, लेकिन बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबे डिस्क्रिप्शंस हैं, 57 चैप्टर्स हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी समरी है। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, वेल नेट प्लॉट, यानी अच्छे से कसा हुआ प्लॉट है, जो कहानी है अच्छे से कसी हुई है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड हैज़ अ वेल नेट प्लॉट, अच्छे से कसा हुआ प्लॉट है इसका। बीइंग ओरिजिनली एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, तो मुख्य रूप से टॉमस हार्डी एक आर्किटेक्ट था जो उसका व्यवसाय था। हार्डी डेवलप्स द एक्शन स्टेप बाय स्टेप, तो कदम दर कदम वो अपने इस एक्शन को विकसित करता है, अपनी इस कहानी को। ही डिवाइड्स द एक्शन इन 57 चैप्टर्स, इस कहानी को वो 57 चैप्टर्स में बांटता है। ईच चैप्टर बियर्स एन इंडिपेंडेंट टाइटल, और हर चैप्टर का एक इंडिपेंडेंट शीर्षक भी है, टाइटल भी है। द ओपनिंग चैप्टर इज कॉल्ड, जो शुरू का पहला चैप्टर है वो कहलाता है डेस्क्रिप्शन ऑफ फार्मर ओक एन इंसिडेंट। तो ये चैप्टर का नाम आप चाहें तो याद रख लें, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि सारे 57 चैप्टर्स के नाम तो आप याद नहीं रख सकते, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन एटलीस्ट आपको पहले चैप्टर का नाम तो याद रहना ही चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कुछ चैप्टर्स के आपको नाम बताने की। इट ओपन्स विद द लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ ओक्स फेस, इसकी शुरुआत होती है, एक सजीव चित्रण है ओक के चेहरे का। व्हेन फार्मर ओक स्माइल्ड द कॉर्नर्स ऑफ हिज माउथ स्प्रेड टिल दे वर विद इन एन अनइम्पॉर्टेंट डिस्टेंस ऑफ हिज ईयर्स, यानी जब ओक किसान मुस्कुराता था तो उसका चेहरा वहाँ तक फैल जाता था कि उस कानों तक, उसका जो डिस्टेंस है उसके होठों की और कानों की, वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाती थी, यानी कानों तक फैल जाता था। हिज आइज वर रिड्यूस्ड टू चिंक्स एंड डाइवर्जिंग रिंकल्स अपीयर्ड अराउंड हिम, यानी उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी सी, जब आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो आंखें छोटी हो जाती हैं, तो बहुत छोटी चिंक्स हो जाती थी और रिंकल्स दिखते थे, हमारा चेहरा सिकुड़ जाता है ना, रिंकल्स हो जाते हैं जब हम हंसते हैं तो। एक्सटेंडिंग अपॉन हिज काउंटेनेंस लाइक द रेज ऑफ अ रूडिमेंट्री स्केच ऑफ द राइजिंग सन, तो ऐसा लगता था जैसे कि उगता हुआ सूरज, उसकी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हों। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, मैंने ये नीचे तो किया ही नहीं, तो आपको डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल दिखा ही नहीं होगा, मैं पढ़ती जा रही हूँ। तो ये उसके चेहरे का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, थ्रिलिंग सिचुएशंस, यानी रोमांचक स्थितियाँ इसमें दिखाई गई हैं, जो सीन्स हैं बड़े रोमांचक हैं दृश्य। हार्डी इज परफेक्ट इन इंट्रोड्यूसिंग थ्रिलिंग सिचुएशंस, हार्डी एकदम पूर्ण है, परफेक्ट है आपके सामने पेश करने में बड़ी रोमांचक परिस्थितियाँ। इन दिस नॉवल, इस उपन्यास में, अ हाईली थ्रिलिंग सिचुएशन इज क्रिएटेड, एक बहुत ज़्यादा रोमांचक स्थिति पेश की गई है। व्हेन ट्रॉय सीज हिज बिलवड फैनी रॉबिन्स डेड बॉडी, जब ट्रॉय देखता है अपनी प्रेमिका फैनी रॉबिन का मृत शरीर, लाश देखता है उसका, इन द प्रेजेंस ऑफ हिज वाइफ बाथशीबा, अपनी पत्नी बाथशीबा की उपस्थिति में। शी रीड्स हिज फेस, बाथशीबा उसका चेहरा पढ़ लेती है। एंड आस्क इफ ही नोज हर, और पूछती है अपने पति से कि क्या तुम इसको जानते हो। ही कन्फर्म्स दैट इट इज़ शी, वो कन्फर्म करता है कि ये वो है, यानी उसकी प्रेमिका है। एंड बेंड्स टू किस हर, और झुकता है उस डेड बॉडी को किस करने के लिए।
बाथशीबा प्रोटेस्ट दैट ही शुड नॉट किस डेड फैनी। बाथशीबा उसका विरोध करती है कि भाई तुम मेरे पति हो और इस मरी हुई औरत की को क्यों किस कर रहे हो, इसको किस मत करो। डोंट किस दैम, ओ फ्रैंक आई कांट बियर इट, आई कांट, आई लव यू बेटर देन, शी सेड किस मी टू, और मुझे भी किस करो, उसको किस मत करो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। भाई कोई भी बीवी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि भाई उसका पति किसी और को किस कर रहा, वो भी डेड बॉडी को किसी को। तो वो कहती है मत करो, उसको किस मत करो, मुझे किस करो। फ्रैंक किस मी, यू विल फ्रैंक किस मी टू, मुझे भी तो किस करो। ट्रॉय इज इरिटेटेड एट हर अपील, उसकी इस दरख्वास्त पर ट्रॉय नाराज हो जाता है एंड डिक्लेयर्स, और ये घोषणा करता है दैट ही विल नॉट किस बाथशीबा, कि बाथशीबा मैं तुम्हें बिल्कुल किस नहीं करूंगा। एंड पुशेस हर अवे, और उसे धक्का देकर एक और हटा देता है। ही क्लेम्स दैट दिस वुमन इज मोर टू हिम देन बाथशीबा और एनी अदर वुमन, वो ये दावा करता है कि ये जो औरत है जिसकी ये लाश है वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है बाथशीबा या दुनिया की किसी दूसरी औरत से। अकॉर्डिंग टू हिम बाथशीबा टेम्प्टेड हिम लाइक अ सैटन, वो ये कहता है कि बाथशीबा तुमने मुझे ऐसे अपनी ओर खींचा था जैसे कि सैटन ने टेम्प्ट किया था किसको, ईव को, है ना। आपने एडम और ईव की कहानी मैंने कई बार आपको सुनाई है। तो उसमें वो फोर्स करता है, मतलब फोर्स नहीं करता, सेड्यूस करता है सैटन ईव को कि ये जो फॉरबिडन ट्री का फ्रूट है वो तुम खा लो। गॉड ने मना किया था, गॉड ने एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन में रखा था, पैराडाइज में, और कहा था कि सब कुछ खाना लेकिन ये फॉरबिडन ट्री का फ्रूट मत खाना। सैटन आया, और क्योंकि वो तो भगवान के हमेशा खिलाफ रहता था, तो उसने ईव को मनाया कि ईव ये फल तो सबसे ज़्यादा मीठा है, तुम इसको ज़रूर खाओ। ईव एक बार को हिचकती है लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से उसको सेड्यूस करता है कि वो आखिर फल खा लेती है। एडम आता है तो एडम को बताती है कि मैंने ये फल खा लिया। एडम बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई मैं तुम्हारे बिना तो अकेला रह जाऊंगा, जैसे तैसे भगवान से कह के मैंने तुमको बनवाया था, तुम मेरी बोन से बनी हो ना, हार्ट ऑफ माई हार्ट, बोन ऑफ माई बोन। तो वो एडम भी फिर उसका साथ पाने के लिए उस फल को खा लेता है। तो इसी ऐसे ही वो कहता है ट्रॉय कि तुमने मुझे टेम्प्ट किया था जैसे सैटन ने ईव को टेम्प्ट किया, और फिर ईव की वजह से एडम ने भी वो फल खाया। ही डिक्लेयर्स दैट इन द साइट ऑफ हेवन फैनी इज हर वेरी वेरी वाइफ, तो वो ये घोषणा करता है कि ईश्वर के समक्ष फैनी उसकी सबसे वास्तविक पत्नी है। हियरिंग इट शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, ये सुनकर बाथशीबा एकदम आंसू निकल पड़ते हैं उसके, फूट फूट कर रो पड़ती है। ही क्लेम्स दैट शी इज नथिंग टू हिम, वो ये दावा करता है कि बाथशीबा तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। अ सेरेमनी बिफोर अ प्रीस्ट डज नॉट मेक मैरिज, एक पुजारी के सामने एक सेरेमनी हो गई, संस्कार हो गया, तो इससे कोई शादी नहीं हो जाती। मॉरली शी डज नॉट बिलोंग टू हिम, नैतिक रूप से तुम मेरी नहीं हो। और अब आगे देखिए कैरेक्टर्स, नेक्स्ट हेडिंग। हार्डीज कैरेक्टर्स आर टेकन फ्रॉम द ऑर्डिनरी क्लास, हार्डी के जो पात्र हैं वो साधारण वर्ग से लिए गए हैं। ऑल आर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, सभी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज डोमिनेट देयर लाइव्स, खेती बाड़ी से संबंधित क्रियाकलाप भी उनके जीवन में मुख्य हैं। इट इज़ द ब्रेथ ऑफ देयर लाइव्स, उनकी जिंदगी की सांस इसी में निहित है। ओक मीट्स बाथशीबा ऑन अकाउंट ऑफ इट, इसी खेती बाड़ी की वजह से ओक और बाथशीबा की मुलाकात होती है। व्हेन शीप डाई ओक बिकम्स अ पुअर मैन, जब भेड़ें मर जाती हैं तो ओक एक गरीब इंसान बन जाता है। व्हेन बाथशीबा इनहेरिट्स अ बिग फार्म शी बिकम्स रिच, और जब बाथशीबा को उत्तराधिकार में एक बड़ा फार्म मिलता है तो वो धनवान बन जाती है। बाथशीबा हेट्स हर हस्बैंड हु लाइज इन ड्रंकन स्टेट ड्यूरिंग द स्टॉर्मी रेन्स एंड शी ग्रोज क्लोज टू ओक हु अटेम्प्ट्स एट सेविंग हर क्रॉप, तो बाथशीबा अपने पति से नफरत करती है जो कि पियक्कड़ की स्थिति में पड़ा रहता है, और वो ओक की तरफ आकर्षित होती है जो उसकी फसल बचाने की कोशिश करता है। ओनली ट्रॉय इज एन एक्सेप्शन हु इज अ सार्जेंट एंड हैज़ नो इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, तो जितने भी पात्र हैं इस
उपन्यास में, उनमें एकमात्र जो अपवाद है वो ट्रॉय है, जो कि एक सार्जेंट है और उसे खेतीबाड़ी में कोई रुचि नहीं है। इट इज़ ओनली ही हु प्लेज फाउल विद अदर्स, यही वो बंदा है जो दूसरों के साथ बुरा करता है। दस हार्डी थ्रू हिज कैरेक्टर्स इंटेंड्स टू एस्टेब्लिश इनहेरेंट इनोसेंस ऑफ पुअर फार्मर्स। इस प्रकार हार्डी अपने पात्रों के माध्यम से ये स्थापित करने की कोशिश करता है कि जो गरीब किसान होते हैं वो बेसिकली मौलिक रूप से वो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। ओक इज so simple that he feels in asking his beloved if she is willing to marry him or not, even when there is left no rival to him. Evil जो ओक है वो इतना ज़्यादा सरल है कि उसे बड़ी झिझक हो रही है अपनी प्रेमिका से, यानी बाथशीबा से ये पूछने में कि भाई अब तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं, जबकि उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। ट्रॉय का मर्डर करके जो दूसरा आशिक है बोल्डवुड वो जेल जा चुका है, अब उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तो भी नहीं पूछ पा रहा। फॉर ट्रॉय इज डेड, क्योंकि ट्रॉय मर चुका है। एंड बोल्डवुड इज इन जेल, और बोल्डवुड जेल में है। ओक आस्क इफ ही कैन नो दैट शी विल अलाउ हिम टू लव हर और मैरी हर। ओक फिर उसे पूछता है कि अब क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी कि मैं तुमको मोहब्बत कर सकूं, शादी कर सकूं। शी सेज दैट ही विल नेवर नो इट, वो कहती है कि तुम ये कभी नहीं जान पाओगे। ही आस्क, वो पूछता है वाई, क्यों नहीं जान पाऊंगा, तो वो जवाब देती है बिकॉज यू नेवर आस्क, क्योंकि तुम कभी पूछते ही नहीं। इट शोज हाउ सिंपल ओक इज, इससे जाहिर होता है कि ओक कितना सरल है। फैनी रॉबिन इज इनोसेंट एनफ टू बी seduced एंड बिट्रेड बाय ट्रॉय हु सक्सीड्स इन seducing क्लेवर बाथशीबा टू। यानी जो फैनी रॉबिन है वो भी एक कैरेक्टर है, वो भी मासूम है और ट्रॉय के द्वारा उसको भी सेड्यूस किया जाता है और धोखा दिया जाता है। और ट्रॉय इतना शातिर है कि वो बाथशीबा जो कि होशियार है उसको भी सेड्यूस कर लेता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ही हु सक्सीड्स इन seducing क्लेवर बाथशीबा टू, यहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए और फिर से बाथशीबा लिखकर दूसरा सेंटेंस होगा बाथशीबा इज द सेंट्रल कैरेक्टर। तो इस बुक में थोड़ी गड़बड़ है, आप अपना सही कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, है ना। तो बाथशीबा 2 पे आप फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, फिर यहाँ से नया सेंटेंस बनाइएगा बाथशीबा इज द सेंट्रल कैरेक्टर। बाथशीबा मुख्य पात्र है। शी अट्रैक्ट्स 3 लवर्स, वो 3 आशिकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, गैब्रियल, बोल्डवुड एंड ट्रॉय। बाथशीबा एवर्डेन इज अ फाइन पोर्ट्रेट ऑफ अ स्पिरिटेड यंग वुमन हु इज एक्सपर्ट इन डीलिंग विद ऑल बट फॉल्स अ प्रे टू सार्जेंट ट्रॉयस फ्लैटरी। ये सेंटेंस पहले आ चुका है। A wicked art in which the other 2 lovers are very weak. In his first meeting with Bathsheba, Troy speaks in an ill tone. तो ये सेंटेंस नया है कि जब पहली बार मिलता है बाथशीबा से तो ट्रॉय उससे बुरी लहजे में बात करता है, बट ड्यूरिंग द सेकेंड मीटिंग ही फ्लैटर्स हर, लेकिन दूसरी मुलाकात में वो उसकी चापलूसी करता है बाय प्रेजिंग हर ब्यूटी, उसकी खूबसूरती की तारीफ करके। शी सेज दैट शी विल नॉट पे हिम थैंक्स, वो कहती है कि वो उसका शुक्रिया अदा नहीं करेगी, बट ही क्लेम्स, लेकिन वो दावा करता है। देखिए बड़ी होशियारी से क्या कहता है। इस तरीके के जो झूठे आशिक होते हैं वो इसी तरीके के दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, झूठे दावे भी करते हैं और वादे भी करते हैं झूठे और फिर धोखा भी दे देते हैं। तो क्या कहता है देखिए, तो वो एंड आई वुड रेदर हैव कर्सेस फ्रॉम यू, यानी मैं ये ज़्यादा पसंद करूँगा कि तुम मुझे श्राप दो, तुम मुझे गालियाँ दो, देन किसेस फ्रॉम एनी अदर वुमन, दूसरी किसी औरत से चुम्बन पाने की बजाय मैं तुमसे गालियाँ या तुमसे श्राप पाना ज़्यादा पसंद करूँगा। सो आई विल स्टे हियर, इसलिए मैं यहीं तुम्हारे पास रहूँगा। तो अब इस तरीके की बातें कोई लच्छेदार बोलेगा, है ना, तो लड़कियां बातों में आई जाती हैं बेचारी भोली भाली। Among all the characters in the novel, the most impressive character is Boldwood.
तो जो भाई बुक वाला जिनकी ये बुक है तो उनके अनुसार ये जो कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव बोल्डवुड है। वैसे मुझे ओक ज़्यादा पसंद है इसमें। He is introduced as a man having no interest in women, but his sleeping passion is aroused by Bathsheba's Valentine so strongly that he feels in controlling himself. तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव कैरेक्टर बोल्डवुड है। आप चाहें तो क्योंकि मुझे ओक पसंद है तो आप चाहें तो ओक को इसमें डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो। मतलब ये जो वाला जो हेडिंग है इसमें कैरेक्टर्स की ही बात होनी है, तो जितने कैरेक्टर्स हैं और उनके बारे में जो जो आप लिख सकें वो आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर बोल्डवुड के बारे में लिखा हुआ है कि वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। पहले तो उसे औरतों में कोई रुचि नहीं है, लेकिन जब बाथशेबा को देखता है तो उसकी अंदर की जो मोहब्बत है वो जाग जाती है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। हाउ शेमलेसली ही टॉक्स टू हर इग्नोरिंग द एज डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। लगभग 15 साल का एज गैप है, उसके बावजूद वो बड़ी बेशर्मी से उससे बात करता है। डिनाई दैट ही हैज़ किस्ड यू, क्या तुम इस बात से इनकार करोगी कि उसने तुम्हारा चुम्बन लिया है? आई शैल नॉट, नहीं। ही देन ही हैज़, इसका मतलब ये हुआ कि उसने लिया है। ही हैज़, आई एम नॉट अशेम्ड टू स्पीक द ट्रूथ, हाँ उसने चुम्बन लिया है, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। ही फील्स ग्रेटली डिलाइटेड ऑन गेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ होल्डिंग बाथशेबा इन हिज आर्म्स, वो बहुत खुश होता है जब उसको अवसर मिलता है बाथशेबा को अपनी बाहों में उठाने का। बोल्डवुड लिफ्ट्स हर बॉडीली एंड टेक्स टू अ सोफा इन अ प्राइवेट रूम, वो उसको उठाकर, उसके शरीर को अपनी बाहों में उठाकर एक ले जाता है कमरे में सोफा पर। शी ओपन्स आइज एंड सेज दैट शी वॉन्ट्स टू गो होम, वो अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि उसे घर जाना है। बट ही टेक्स हिज टाइम इन ग्रेस्पिंग द सिचुएशन, लेकिन वो वक्त लेता है उस स्थिति को समझने में। फॉर those few heavenly golden moments she had been in his arms, यानी उन कुछ गोल्डन मोमेंट्स जो सुनहरी पल थे उन पलों में वो उसकी बाहों में थी। What did it matter about her not knowing it, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसको ये नहीं मालूम था। She had been close to his breast, वो उसके सीने से सटी हुई थी। He had been close to hers, और वो भी उसके सीने से सटा हुआ था। Bathsheba is a remarkable character in the sense that she is not a parasite but an independent character who takes her own decision and feels sorry when that proves wrong. तो बाथशेबा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो पैरासाइट नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर पात्र है। वो अपने डिसीजंस खुद लेती है और जब वो डिसीजन गलत साबित होते हैं तो उनके लिए अफसोस भी खुद ही करती है। She suffers from vanity, but on seeing its destructive results, she gets rid of that. उसके अंदर थोड़ी घमंड है, गर्व है, लेकिन जब देखती है कि बड़े विनाशकारी परिणाम होते हैं उसके घमंड के, तो वो अपना घमंड छोड़ देती है। फिर देखिए डायलॉग्स, हालांकि ये नॉवल है और डायलॉग्स जो मार्किंग फीचर होती है वो ड्रामा की होती है, लेकिन इस नॉवल में भी बीच बीच में डायलॉग्स हैं और वो बड़े इम्प्रेसिव डायलॉग्स हैं। इन डायलॉग हार्डी सरपासेस सो मैनी ड्रामेटिस्ट, यानी डायलॉग इतने ज़बरदस्त लिखता है हार्डी कि जो नाटककार हैं, जिनको कि महारत हासिल होती है डायलॉग लिखने में, उनको भी पीछे छोड़ देता है वो। ही मेक्स सच अ लाइवली नरेशन दैट डायलॉग सीम क्वाइट नेचुरल, तो वो इस तरीके का वर्णन करता है कि वहाँ पर जो डायलॉग हैं वो एकदम नेचुरल दिखते हैं। दे एक्सपोज इनवर्ड थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन, तो एक पात्र की दिमागी स्थिति क्या है, उसके दिल में क्या चल रहा है, और ये दिखाते हैं ये डायलॉग्स, और इस एक्शन को भी विकसित करते हैं। व्हेन ओक proposes to Bathsheba, she says that she did not know that he had come to have her, otherwise she would have come from the garden. तो जब ओक बाथशेबा के सामने प्रपोज करता है तो वो कहती है कि उसको पता ही नहीं था कि वो उसको लेने आया है, नहीं तो वो गार्डन से आ जाती। शी टेल्स हिम दैट शी हैज़ नो स्वीट हार्ट, वो कहती है कि उसका कोई प्रेमी नहीं है। ओक इन अटर होपफुलनेस बिगिंस टू अकाउंट फॉर हिज प्रॉस्पेरिटी ऑफ टू हर, बट शी डिसअपॉइंट्स हिम बाय सेइंग दैट शी विल नॉट मैरी हिम।
ओक थोड़ी उम्मीद उसको बनती है और अपनी प्रॉस्पेरिटी उसको बताने लगता है, अपनी समृद्धि उसको बताने लगता है, लेकिन वो उसको निराश कर देती है ये कहकर कि वो उससे शादी नहीं करेगी। शी डज नॉट लव हिम, वो ओक को मोहब्बत नहीं करती। शी टेल्स व्हाट सॉर्ट ऑफ हस्बैंड शी विशेज टू हैव, वो ओक को बताती है कि उसे किस प्रकार का पति चाहिए। मिस्टर ओक, आई वॉन्ट समबडी टू टेम मी, मिस्टर ओक, मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे पालतू बना सके, यानी स्ट्रांग बंदा चाहिए। आई एम टू इंडिपेंडेंट, मैं बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हूँ। एंड यू वुड नेवर बी एबल टू, आई नो, और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ऊपर कभी उस तरीके से धौंस नहीं जमा पाओगे, हक नहीं जमा पाओगे, यानी तुम डोमिनेंट नहीं होगे। यानी उसको एक डोमिनेंट पति चाहिए जिसके डंडे में बल हो, और जबकि ओक तो सीधा साधा बंदा है, तो तुम वो काम नहीं कर पाओगे, मुझे टेम नहीं कर पाओगे, मुझे पालतू नहीं बना पाओगे। She further says that Oak is better off while she has not even a penny with her. आगे वो ये कहती है कि भाई ओक, तुम्हारे पास तो ठीक ठाक पैसे हैं लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। She is staying with her aunt, वो अपनी आंट के साथ रह रही है। She is better educated than he and she does not love him. मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। I don't love you so it would be ridiculous. मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती इसलिए ये बड़ा हास्यास्पद होगा। शी सैड, उसने कहा विद अ लाफ, हंसते हुए। व्हेन ट्रॉय इज रिपोर्टेड टू हैव ड्राउंड एंड हिज क्लॉथ्स आर सेंड टू हर फॉर आइडेंटिफिकेशन, जब ट्रॉय के बारे में ये कहा जाता है कि वो डूब गया है और उसके कपड़े बादशिवा के पास भेजे जाते हैं कि भाई इन कपड़ों को पहचानो। द क्लॉथ्स आर आइडेंटिफाइड बाय ऑल प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, वैसे ये फुल स्टॉप जो लगा हुआ है, और टी स्मॉल होना चाहिए। तो वो कपड़े सभी के द्वारा पहचान लिए जाते हैं जो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। बादशिवा थिंक्स ही हैज़ डन इट नोइंगली, लेकिन बादशिवा को लगता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, यानी वो मरा नहीं है, जिंदा है, जानबूझकर उसने अपने कपड़े भिजवाए हैं। ओनली टू गो विद फैनी इन द अदर वर्ल्ड, क्योंकि वो फैनी जो उसकी प्रेमिका है उसके साथ दूसरी दुनिया में जाना चाहता है। He was hers and she was his. They should be gone together. वो उसका था और वो उसकी थी, वो दोनों साथ में गए होंगे। I am nothing to either of them. उन दोनों में से मैं किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। सॉन्ग्स, इस उपन्यास की एक खासियत ये भी है कि उसमें बहुत सारे गीत हैं। इट इज़ अ रेयर क्वालिटी इन दिस नावल दैट इट इज़ रिच इन सॉन्ग्स, ये एक बड़ा ही दुर्लभ गुण है इस उपन्यास का कि इसमें बहुत सारे गीत हैं। इट इज़ वन ऑफ हार्डीज अर्ली नॉवेल्स व्हेन ही वॉज इंटरेस्टेड मोर इन पोइट्री दैन नॉवल, तो हार्डी शुरुआत में पोइट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, वो कविताएं लिखता था, उसकी कई कविताएं हो सकता है आपने पढ़ी भी हों, सिलेबस में रहती हैं। द डार्क रिंग थ्रश उसकी बहुत अच्छी कविता है और मैंने अपलोड भी की है। तो वो उस वक्त पोइट्री में इंटरेस्टेड था, तो इस उपन्यास में भी वही उसका रूप, एक कवि का रूप यहाँ झलकता है। बादशिवा अरेंजेस अ सपर व्हेन द शेयरिंग सीजन इज़ ओवर, तो जब कटाई का मौसम ओवर ख़त्म हो जाता है तो बादशिवा एक सपर यानी एक तरीके से डिनर होता है तो वो अरेंज करती है। बोल्डवुड इज़ इन्वाइटेड इन इट, बोल्डवुड को उसमें आमंत्रित किया जाता है। कॉगन बिगिन सिंगिंग व्हेन द सपर एंड्स, तो जब भोजन समाप्त होता है तो कॉगन गाने लगता है। आई हैव लॉस्ट माई लव एंड आई केयर नॉट, यानी मेरी मोहब्बत खो गया है मेरा प्यार, बट आई केयर नॉट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव लॉस्ट माई लव एंड आई केयर नॉट, आई शैल सून हैव अनदर, क्योंकि जल्दी ही मुझे दूसरी मोहब्बत मिल जाएगी। दैट्स बेटर देन टू द अदर, आई हैव लॉस्ट माई लव एंड आई केयर नॉट। तो एक तरीके से ये जो गीत है वो थीम को भी बताता है कि एक पति खो गया, एक आशिक मतलब आशिक जो कि पति बन गया था वो खो गया, कोई बात नहीं, दूसरा पति मिल जाएगा, दूसरा आशिक मिल जाएगा, आशिकों की कोई कमी थोड़ी है। तो बादशिवा के लिए 3 आशिक हैं, तो एक तरीके से ये जो गाना है उस थीम को भी डिनोट करता है। फिर देखिए, द सॉन्ग मेक्स द एटमोसफियर सो स्वीट दैट द हार्ड वर्किंग पीपल कम इन अ मूड ऑफ मेकिंग इट अ म्यूजिकल कंसर्ट, तो ये गाना इतना मधुर होता है कि ये जो कठोर परिश्रम करने वाले लोग हैं वो एक म्यूजिकल कंसर्ट करने के मूड में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ईगर टू परफॉर्म देयर आर्ट बाय सिंगिंग इमोशनल सॉन्ग्स,
तो भावनाओं से भरे हुए गीत गाकर वो ज़्यादातर लोग अपना वहाँ परफॉर्म करना चाहते हैं, गीत वो भी गाना चाहते हैं। दे ऑल रिक्वेस्ट बाशिवा टू सिंग हर फेवरेट सॉन्ग, सभी दरख्वास्त करते हैं बाशिवा से कि तुम भी अपना प्रिय गीत गाओ। द बैंक्स ऑफ एलन वाटर, ये उसका प्रिय गीत है, याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। शी आस्क ओक इफ़ ही हैज हिज फ्लूट, वो ओक से पूछती है कि क्या भाई तुम्हारे पास अपनी बांसुरी है। ही पाइप्स, वो बांसुरी बजाता है। एंड शी सिंग्स, और वो गाती है। ये भी पूछा जा सकता है कि ओक कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है। फॉर हिज ब्राइड अ सोल्जर सॉट हर एंड अ विनिंग टंग हैज़ ही ऑन द बैंक्स ऑफ एलन वाटर नन वॉज गे एज शी। तो एक तरीके से ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है, क्योंकि वो एक सार्जेंट की बीवी है। फॉर हिज ब्राइड अ सोल्जर सॉट हर, यानी एक सैनिक ने उसको तलाश किया, अपनी बीवी के रूप में उसको चाहा। वो एंड अ विनिंग टंग हैज़ ही, और वो जो सोल्जर है उसकी जीभ विनिंग है, मतलब कि दूसरों को जीत लेने वाली उसकी जुबान है, मीठी जुबान है, जैसी कि ट्रॉय की है ही। ऑन द बैंक्स ऑफ एलन वाटर, तो एलन वाटर के मतलब किनारों पर, एलन नदी के किनारों पर, नन वॉज गे एज शी, कोई भी इतना खुश नहीं था जितनी कि वो थी अपने मतलब आशिक को पाकर। तो थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल भी है उसका ये गीत। द सॉन्ग बींग प्रैक्टिस्ड बाय चिल्ड्रन इन द चर्च इम्प्रेसेस हर, तो चर्च में जो बच्चे गीत गाते हैं वो उसको आकर्षित करता है। शी इज सो ग्रेटली लॉस्ट इन द सॉन्ग दैट इंस्पायर्स हर टू गिव अप ओल्ड ग्रीफ टू बिगिन अ न्यू लाइफ, और वो गीत उसको इतना इंस्पायर करता है, इतना प्रेरित करता है कि वो अपना पुराना दुख भूलकर नया जीवन शुरू करने की ठान लेती है। दैट शी डज नॉट मार्क द अराइवल ऑफ ओक, और इतनी डूब जाती है उस गीत में कि उसे पता ही नहीं चलता कि ओक वहाँ आ चुका है। ही टेल्स दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, वो उसको बताता है कि वो एक मतलब एक पिच होती है, बेस्ट सिंगर्स है वो, उन गाने वालों में से एक है। द चिल्ड्रन सिंग, वहीं जो बच्चे हैं वो गाने लगते हैं। आई लव्ड द गैरिश डे एंड स्पाइट ऑफ फियर्स pride rules my will, remember not past years which I have loved long since and lost a while। I loved the garish day, garish मतलब चमकीले दिन होते हैं, तो मुझे चमकीले दिन पसंद थे। एंड स्पाइट ऑफ फियर्स, और डर के बावजूद, प्राइड रूल्स माई विल, जो गर्व है वो मेरी इच्छा शक्ति को रूल करता है। रिमेंबर नॉट पास्ट ईयर्स, अतीत के दिनों को याद मत करो, अतीत के सालों को याद मत करो। विच आई हैव लव्ड लॉन्ग सिंस एंड लॉस्ट ए वाइल, यानी उनसे मुझे बहुत मोहब्बत थी और उन सालों को मैं खो चुका हूँ। तो ये गीत की थीम है, और गीत भी मीनिंगफुल है, जो सॉन्ग्स हैं वो भी बड़े मीनिंगफुल हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लैंग्वेज एंड स्टाइल, यानी इस उपन्यास की भाषा और शैली। हार्डी इम्प्रेसेस विद हिज लैंग्वेज एंड स्टाइल इन द नॉवल, तो इस उपन्यास में हार्डी हमको प्रभावित करता है अपनी भाषा और शैली से। ही सक्सीड्स इन कन्वेइंग, सक्सीड की स्पेलिंग गलत है, SUCCEED होता है। इन कन्वेइंग डीप इमोशंस इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड इफेक्टिव स्टाइल, तो वो जो गहरी भावनाएं हैं उनको कन्वे करता है, मतलब हमारे दिल तक पहुंचाता है अपने दिल की भावनाओं को सरल भाषा में और इफेक्टिव माने प्रभावशाली शैली में। हार्डी नरेट्स हाउ ओक फॉल्स इन लव एट द फर्स्ट साइट विद बाथशेबा, हार्डी वर्णन करता है कि कैसे पहली नज़र में बाथशेबा से प्यार हो जाता है ओक को। ओक गेट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ लुकिंग एट द गर्ल, तो ओक को मौका मिल जाता है उस लड़की को देखने का। फॉर ही इज़ बिहाइंड अ बुश, क्योंकि वो एक झाड़ी के पीछे है। एंड कांट बी मार्क्ड बाय हर, और लड़की उसको नहीं देख सकती झाड़ी के पीछे से। द गर्ल पिक्स आउट अ मिरर, वो लड़की एक आईना निकालती है। पार्ट्स हर लिप्स, अपने होठों को अलग करती है। एंड स्माइल्स, और मुस्कुराती है। शी इज़ इन अ रेड जैकेट, एक लाल कलर की जैकेट पहने हैं। हर फेस लुक्स ब्राइट एंड अट्रैक्टिव, उसका चेहरा बड़ा चमकीला और बड़ा आकर्षक है। हर हेयर इज़ डार्क, उसके बाल काले हैं। शी ब्लशेज एट हर सेल्फ, अपने आप में ही वो शर्माती है। एंड इट अट्रैक्ट्स ओक द मोर, और ओक इससे और ज़्यादा आकर्षित होता है। और लास्ट में कंक्लूजन देखिए, निष्कर्ष। द नॉवल हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स फ्रेशनेस
आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इट्स पब्लिकेशन, यानी अपने प्रकाशन के इतने वर्षों के बाद भी इस उपन्यास की ताजगी ख़त्म नहीं हुई है। इट इज़ द कॉज ऑफ इट्स एंड्योरिंग पॉपुलैरिटी, और इसकी जो लोकप्रियता है उसका राज यही है, उसकी वजह यही है कि ये उपन्यास आज भी तरोताज़ा है। आप इसमें और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं मटेरियल, और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।